हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि आज मैं एक और निबंध लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है, टाइटल है, विषय है आज के जीवन की आवश्यकता क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता। इसकी अन्य जो संबंधित शीर्षक हैं वो हैं कंप्यूटर युग, दूसरा शीर्षक टाइटल, सेकंड टाइटल कंप्यूटर क्रांति, तीसरा टाइटल या शीर्षक या विषय, चौथा है आज का युग और कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की प्रगति, भारत की। तो ऐसे करके इसके 5 शीर्षक बनाए, 5 टाइटल दिए। बहुत अच्छी बात है, अब की बार की किताबों में टाइटल भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले एक ही टाइटल होता था या ज़्यादा से ज़्यादा 2, अब कम से कम 4 या 5 टाइटल इसको वो देते ही हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टाइटल से मत घबराइए। टाइटल कहीं का बजाय निबंध हमें यही लिखना है, 5 टाइटल में से कोई सा भी आ जाए निबंध हमें ही लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको लिखते समय कुछ कोटेशन वगैरह हो जाने चाहिए ना होना चाहिए ना, तभी तो ब्यूटीफुल लगता है निबंध। चलिए देखिए क्या कोटेशन है। कोटेशन मीन्स कोई कविता, किसी महापुरुष द्वारा दी गई उक्ति सूक्ति जो भी हो वो लिख देना, इसका कोटेशन होता है। निबंध इससे सुंदर ब्यूटीफुल हो जाता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए देखिए, कंप्यूटर भारत का गौरव नवीनतम, कंप्यूटर भारत का गौरव नवीनतम, गणना करे पलक झपकते अति सुंदरतम, गणना करे पलक झपकते अति सुंदरतम, अति सुंदरतम, अति सुंदरतम। कंप्यूटर भारत का गौरव नवीनतम, गणना करे पलक झपकते अति सुंदरतम। मैंने ये उसके लिए कविता लिखी। अब विस्तृत रूपरेखा क्या कहती है, प्रस्तावना दूसरे पॉइंट में आता है। कंप्यूटर के प्रथम आविष्कारक कौन थे, कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास कितना हो गया और उपसंहार क्या कहता है। बड़ा अच्छा निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है, घबराने की बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है प्रस्तावना, मतलब कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बताता है, क्या कहता है कंप्यूटर क्या है, इसको प्रस्तावना कहते हैं। ये हमने कोटेशन लिख ही दिया है ना, ये हम लिख ही लेंगे। विस्तृत रूपरेखा भी हम पढ़ चुके हैं। अब आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब कंप्यूटर क्या है उसका परिचय देना और भारत में क्या इसकी स्थिति है यह बताना प्रस्तावना है। चलिए, विगत कई वर्षों से हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में कंप्यूटर का जीवन के अनेक क्षेत्रों में बृहत माने बहुत अधिक मात्रा में, बृहत मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में प्रयोग किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में कंप्यूटरों का जीवन के अनेक क्षेत्रों में, जीवन के अनेक क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, डिफरेंट जोन्स में है ना रीजन्स में बृहत मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में प्रयोग किया जा रहा है। अनेक संस्थानों तो एवं उद्योग धंधों में कंप्यूटर का प्रयोग इसकी सफलता का मापदंड है। अनेक संस्थानों और उद्योग धंधों की जो सफलता का मापदंड है वो कंप्यूटर ने निर्धारित किया है, इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ हो रहा है। कंप्यूटर की सफलता को देखकर इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा मन मस्तिष्क में पनपने लगती है। बिल्कुल पनपने लगती है। क्या पनपने लगती है कि कंप्यूटर क्या है, क्यों कर रहा है, किस लिए सफल बना रहा है, ये जानने की इच्छा को कहा जिज्ञासा। कुछ जानने की, कुछ नॉलेज लेने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो कंप्यूटर की सफलता को देखकर इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा मन मस्तिष्क में पनपने लगती है, जागने लगती है। कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्कों का समन्वयात्मक तथा गुणात्मक घनत्व है। मतलब कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्कों का समन्वयात्मक तथा गुणात्मक घनत्व डेंसिटी है, जो तेज गति से अल्प समय में त्रुटिहीन गणना संपन्न कर सके, बिना गलती किए हुए ही कैलकुलेशन कर लेता है। गणना मीन्स कैलकुलेशन, त्रुटिहीन, बिना मिस्टेक किए, बिना त्रुटि किए गणना संपन्न कर सके, वही कंप्यूटर है। अब आगे ही देखते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है। कंप्यूटर के प्रथम आविष्कारक, कंप्यूटर के जो प्रथम आविष्कारक थे वो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स जी क्या किया आपने सबसे पहले कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के प्रथम आविष्कारक, फर्स्ट इन्वेंटर थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ये प्रथम ऐसे मानव थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रथम कंप्यूटर निर्मित किया।
ये किसने? चार्ल्स बेबेज ने। बेबेज ये प्रथम ऐसे मानव थे, बिल्कुल मानव थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रथम कंप्यूटर निर्मित किया था हंसी तो नहीं आ रही, कैसी भाषा उल्टा बोल रहा हूँ मैं। चलो चलता है, हमें तो निबंध समझना है, जल्दी जल्दी बिना टेंशन के अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं इस तरह की अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ध्यान मत देना मेरे हरकतों पर, मेरी बातों पर ध्यान देना और निबंध पर ध्यान देना। चलिए, ये कंप्यूटर विस्तृत गणनाएं संपन्न कर देता था। विस्तृत माने बहुत अधिक गणनाएं, बहुत अधिक, ह्यूज क्वांटिटी में कैलकुलेशंस संपन्न कर देता था। कौन? कंप्यूटर विस्तृत गणनाएं संपन्न कर देता था तथा उनके परिणामों की भी सूचना दे देता था। एक तो मतलब गणनाएं भी कर देता था, परिणामों की सूचनाएं भी दे देता था। अब कंप्यूटर का प्रयोग, चलिए, यह चार्ल्स बेबेज का नाम इसलिए आया कि प्रथम आविष्कारक थे इसके, है ना। अब आता है कंप्यूटर का प्रयोग किसके क्षेत्र में होने लगा है और होना चाहिए। चलिए, तो बैंकिंग के क्षेत्र में, बिल्कुल, भारतीय बैंकों में हिसाब किताब रखने तथा खातों के संचालन के लिए, यानी खातों को ऑपरेट करने के लिए, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना, उनको ऑपरेट करने के लिए और बैंकों का हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का बैंकों के क्षेत्र में प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। कला के क्षेत्र में आज कंप्यूटर कलाकार एवं चित्रकार की भूमिका को भी सफलतापूर्वक निभा रहा है, रोल को प्ले कर रहा है। किसका रोल? चित्रकार, कलाकार, यानी ड्राइंग करने वाला, पेंटिंग करने वाले की भूमिका को भी निर्वाह कर रहा है कंप्यूटर के समक्ष बैठकर कलाकार अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है, पहले से निश्चित किए गए प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है। यह चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही प्रिंटर के माध्यम से कागज पर वास्तविक रंगों के साथ छप जाता है। अरे वाह, उसके असली रंगों के साथ, वास्तविक रंगों के साथ छाप उतर जाती है ना। पहले तो पेंटर को महीनों तक, दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है, अब घंटों की मेहनत में काम हो जाता है। तो यह चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही, बटन दबाते ही, कुंजी मीन्स यहाँ बटन होता है, दबाते ही प्रिंटर के माध्यम से कागज पर वास्तविक रंगों के साथ छाप दिया जाता है, छप जाता है। प्रकाशन के क्षेत्र में, यानी छपाई के क्षेत्र में, प्रिंटिंग के क्षेत्र में, प्रिंटिंग मीन्स जहाँ किताबें, अखबार छपते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। पुस्तक एवं समाचार पत्रों, यानी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशंस में या प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तक एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। कंप्यूटर से संचालित फोटो कंपोजिंग मशीन के द्वारा छपने वाली मशीन से टंकित किया जाता है। टंकित की जाने वाली सामग्री को कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है, निहारा जा सकता है तथा उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, एडिटिंग भी की जा सकती है। क्योंकि जो हमने टंकित किया है, यानी कि प्रिंट किया है, वो सही है कि नहीं, उसको पर्दे पर निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। कंप्यूटर में संचित होने के पश्चात संपूर्ण सामग्री एक लघु चुंबकीय डिस्क पर अंकित हो जाती है। किस पर? एक छोटी चुंबकीय डिस्क पर कंप्यूटर में जो संचित, यानी मतलब सेव की गई है जो भी सामग्री, वो संपूर्ण सामग्री एक लघु चुंबकीय डिस्क पर अंकित हो जाती है। फोटो कंपोजिंग मशीन द्वारा डिस्क के अंकीय संकेतों को अक्षरीय संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाए। देखो, कंपोजिंग मशीन का काम यही है कि जो डिस्क पर अंकीय संकेत थे, यानी डिजिटल जो संकेत थे, साइन थे, उनको लेटर्स में बदलने का काम कंपोजिंग मशीन करती है। ठीक है, तो ये प्रकाशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा हवाई जहाज़ों, मोटर गाड़ियों तथा एवं भवनों आदि के डिज़ाइन तैयार करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। हवाई जहाज़ों, मोटर गाड़ियों, भवनों आदि की डिजाइनिंग करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो अगला क्षेत्र है पांचवा, वैज्ञानिक क्षेत्रों में। तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर ने एक नवीन क्रांति को जन्म दिया है। बिल्कुल नई क्रांति, न्यू रेवोल्यूशन को जन्म दिया है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में बृहद मात्रा में चित्र उतारकर कंप्यूटर के द्वारा इन चित्रों का विश्लेषण एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है ना। सूक्ष्म अध्ययन यानी माइक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है। माइक्रो लेवल एंड संश्लेषण या सिंथेटिकरण किया जाता है, मतलब विश्लेषण किया जाता है। किसका? इन चित्रों का, जो अंतरिक्ष से लिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में
क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। ज्ञान वाहिनी एवं विद्या वाहिनी कार्यक्रम के द्वारा कक्षाओं के अंतर्गत शिक्षण विधियों को उपयोगी एवं सरल बनाने की चेष्टा की जा रही है। सुदूर शिक्षा के लिए भारत ने एजुसेट नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। सामान्यतः आज संपूर्ण शिक्षा कंप्यूटरमय बन गई है। बिल्कुल बन गई है। मोबाइल भी तो एक ही कंप्यूटर ही है। मोबाइल ने भी शिक्षा को कंप्यूटरीकृत कर दिया है ना। कंप्यूटरमय बन गई, मय बन गई है। संगीत के क्षेत्र में कंप्यूटर की सहायता से नए प्रकार की संगीत तकनीकी का विकास किया गया है। कृषि के क्षेत्र में है ना, कंप्यूटर के द्वारा किए गए परिवर्तनों के आधार पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसान घर बैठे खेती संबंधी अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दूर बैठकर भी हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर की द्वारा कृषि संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो और ज़्यादा परिवर्तन कर दिए। कंप्यूटर ने बहुत अधिक विकास कर दिया। अभियांत्रिकी की सक्रियता के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा दूरस्थ चिकित्सा प्रणाली भी प्रारंभ की जा रही है। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में क्या किया। टेलीफोन मोबाइल के साथ नेटवर्क का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसके द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सब प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल इजी कर दिया है। किसने? कंप्यूटर ने सब कुछ। अब क्या कह रहे हैं वो, सूचना कुछ विषय था कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में ब्लॉक स्तर पर संपर्क उपलब्ध कराने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सामुदायिक सूचना केंद्रों की स्थापना की है ना। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर अच्छी योजनाएं लागू हो रही हैं। सूक्ष्म योजना के द्वारा केरल के चरमावत्तम गांव में को 100% कंप्यूटर साक्षर गांव बना दिया गया है। चेन्नई के पास MS स्वामीनाथन फाउंडेशन ने पुदुचेरी के निकटवर्ती गांवों में इन्फोसाप की स्थापना की है। उपसंहार में क्या कहते हैं कंप्यूटर के लिए। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। भारत में तो स्पेशली हो गया है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके माध्यम से विकास की गति में आशा से भी अधिक प्रगति हुई है। रोबोट तो साकार रूप में मानव मस्तिष्क का पर्याय प्रमाणित हो रहा है। रोबोट जो है माने यांत्रिक मानव, यंत्रों द्वारा बना मशीनी मानव जिसको रोबोट बोलते हैं, वो तो साकार रूप में मानव मस्तिष्क का पर्याय प्रमाणित हो रहा है, परंतु इसके प्रयोग में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अन्यथा कंप्यूटर ने आज जो कुछ उपलब्ध किया है ना, कराया है, वह आज के बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण देन है। किंतु फिर भी हमें कंप्यूटर पर पूरी तरह से निर्भर या डिपेंड ना रहकर अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अन्यथा ये मशीनी मानव है ना, ये कंप्यूटर है ना, ये सब हमें नष्ट कर देंगे किसी दिन। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। कहा भी गया है, क्या कहा गया है? सुख सुविधाएं जो हमें दी है विज्ञान ने, हमें इनका गुलाम ना होकर उन्हें सेवक बनाना है। हमें इनका गुलाम नहीं बनना है, उनको हमारा गुलाम बनाना है। हमें इनका गुलाम ना होकर उन्हें सेवक बनाना है। तभी हम सक्षम और बलशाली बनेंगे। बनेंगे। हमें विज्ञान संग स्वयं का अस्तित्व जगाना है। हमें अपना अस्तित्व भी जगाए रखना है, बनाए रखना है विज्ञान के संग, और विज्ञान का संग भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से ये निबंध था कौन सा, कंप्यूटर वाला। अब नेक्स्ट निबंध आया इंटरनेट। इसके नेक्स्ट टाइटल इंटरनेट, एक और है टाइटल तीसरा, अन्य संबंधित शीर्षक हैं। अदर टाइटल्स क्या हैं? एक तो इंटरनेट तो होता ही है, इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, जैसे कंप्यूटर का भी था, कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता, वैसे इसका एक और टाइटल बन गया इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। डिजिटल युग बनाम इंटरनेट, वर्तमान युग और इंटरनेट। अब हम इस
ऐसे को निबंध को थोड़ा सा मेकअप के साथ में अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बना देते हैं। उसके लिए हम क्या कोटेशन का यूज करेंगे। कोटेशन क्या है? विज्ञान का एक और विलक्षण वरदान है इंटरनेट। विज्ञान का एक और विलक्षण वरदान है इंटरनेट। विज्ञान का एक और विलक्षण वरदान है इंटरनेट। खोजिए जानकारी, पाइए ज्ञान और कीजिए चैट। खोजिए जानकारी, पाइए ज्ञान और कीजिए चैट। चैट कीजिए, है ना। बहुत सारे सोशल साइट्स है, उन पर चैट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, सब पर चैटिंग की जा सकती है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत रूपरेखा क्या कहती है? विस्तृत रूपरेखा कहती है प्रस्तावना। आखिर क्या है इंटरनेट? इंटरनेट के लाभ, वर्तमान युग और इंटरनेट और उपसंहार। 5 पॉइंट बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं प्रस्तावना मतलब इंटरनेट का परिचय क्या है। भाई दीजिए इंटरनेट परिचय। तो इंटरनेट एक दिन हमसे बोला, हाँ तो भाई मैं अपना परिचय देता हूँ। एक समय था जब ना तो यातायात के पर्याप्त साधन थे और ना ही संचार की उन्नत सुविधाएं ही मौजूद थी। खुद इंटरनेट बोल रहा है कि भैया एक समय था तो जब ना तो यातायात के पर्याप्त यानी ठीक ठाक साधन थे पर्याप्त मात्रा में, ना ही संचार की उन्नत सुविधाएं ही मौजूद थीं। तब व्यक्ति को पड़ोसी नगर अथवा गांव तक के समाचार प्राप्त नहीं हो पाते थे। उस समय तो कोई समाचार प्राप्त हो ही नहीं पाते थे क्योंकि दिक्कत थी। देश विदेश के संबंध में जानकारी तो बहुत दूर की कौड़ी थी, बहुत दूर की बात थी, बहुत असंभव बात थी, इम्पॉसिबल बात थी। दूर की कौड़ी होना मतलब बहुत असंभव होना, है ना। देश विदेश के संबंध में जानकारी तो बहुत मुश्किल बात थी। पड़ोस के गांव के तक समाचार नहीं मिल पाते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास और प्रसार होता गया, जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट और एक्सपेंशन होता गया, प्रसार होता गया, फैलाव होता गया, वैसे ही जादुई वैज्ञानिक उपादानों ने यानी विज्ञान ने जो वैज्ञानिक खोजें की है, उन उपादानों ने ईश्वर की बनाई इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। वैज्ञानिक उपादानों ने ईश्वर की बनाई इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया, एक गाँव में बदल दिया, है ना। इस गांव में बदल दिया। रेल, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि उपकरणों की सहायता से पूरा विश्व घर के ड्राइंग रूम में सिमट गया है। पूरी दुनिया एक ड्राइंग रूम में सिमट कर रह गई है। रेल, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि उपकरणों की सहायता से पूरा विश्व घर में ही आ गया है। पूरी दुनिया एक घर में समा गई, ड्राइंग रूम में। कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक की उपयोगिता में सर्वाधिक वृद्धि तब हुई जब उस पर इंटरनेट सेवा बहाल की गई। माने कंप्यूटर पर इंटरनेट की सेवा जब बहाल की गई तब जाके इसका और अधिक विकास और उपयोग होने लगा। फिर आता है नेक्स्ट, आखिर क्या है इंटरनेट? तो ये जानना, आखिर क्या है इंटरनेट? आखिर यह है इंटरनेट। देखते हैं क्या है इंटरनेट। पूरे विश्व में पहले कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। एक कंप्यूटर से दूसरा तीसरा, ऐसे लाखों कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं केबल्स के द्वारा, केबल्स के माध्यम से, केबल्स के द्वारा, वायरों के द्वारा जुड़े हैं। उन्हीं का जो वायरों का जाल बना है उसी को इंटरनेट बोलते हैं ना। इंटर का मतलब अंतर, नेट का मतलब जाल, अंतरजाल बन गया। पहले कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से सारे संसार की जानकारी पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। एक पलक झपका और पूरे संसार की जानकारी हमारे सामने। कितनी अच्छी बात है। वास्तव में इंटरनेट एक ऐसी अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है जिसमें अनगिनत कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अनगिनत लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई प्रोग्राम है। देखिए इंटरनेट क्या है, इसमें यह बताया, ना कोई इंटरनेट सॉफ्टवेयर है ना कोई प्रोग्राम है, अपितु यह तो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ अनेक सुविधाएं तथा जानकारियाँ उपकरणों की सहायता से मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं में, इंटरनेट के द्वारा जो सूचनाएं मिलती है उनमें विश्व भर के व्यक्तियों और संगठनों का सहयोग रहता है। बहुत सारी संस्थाएं और संगठन इसमें भाग लेते हैं जिनके द्वारा ये सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं इंटरनेट के माध्यम। उन्हें इंटरनेट का सेवक कहा जाता है। तो सर्वर, नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, यानी सेवकों का नेटवर्क। जो ये इंटरनेट है ये सेवकों का नेटवर्क है कहा जाता है। यह एक वर्ल्ड वाइड वेब यानी 3W है जो हजारों सर्वर्स को जोड़ता है।
ये तो सेवक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये तो क्या है, सेवक है, ये सभी तो सर्वर्स हैं। ठीक है। अब क्या है इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, सूची, विज्ञापन, समाचार, सूचनाएं आदि सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। यानी इस इंटरनेट के द्वारा सरलता से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, सूची, लिस्ट, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, समाचार यानी न्यूज़, सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस आदि सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। सूचनाएं संसार में कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती है, संसार के किसी कोने में, चाहे जापान के कोने से लेके अलास्का के कोने तक। यानी कि जापान अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक, अलास्का तक, या अलास्का से लेके फॉकलैंड द्वीप समूह तक, कहीं तक भी ले जाओ आपको ये सूचनाएं मिल ही जाएंगी। एक कोने से दूसरे कोने तक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और भेजी जा सकती हैं। प्राप्त भी, रिसीविंग भी की जा सकती है और फॉरवर्ड भी की जा सकती है ना, भेजी भी जा सकती है। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगी है। हमारे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगी है, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगी है तो ठीक है। अब क्या है वर्तमान युग और इंटरनेट। वर्तमान युग और इंटरनेट क्या है, ये वर्तमान युग और इंटरनेट क्या भूमिका निभा रहा है इस वर्तमान युग में। त्वरित सूचना के इस युग में इंटरनेट अत्यंत आवश्यक है। इसका कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए, जो कि सभी मोबाइल्स में सिम के द्वारा जो डाटा या नेट या फिर जिसको सिग्नल कहते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलते हैं ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, पंजीकरण, आवेदन आदि सभी कार्यों में इंटरनेट उपयोगी है, सहयोगी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, पंजीकरण, आवेदन आदि सभी में सहयोगी है। पढ़ने वाली दुर्लभ पुस्तकों को संसार के किसी भी कोने से पढ़ा जा सकता है। पहले तो दुर्लभ पुस्तकों को मंगवाना पड़ता था, अब तो कंप्यूटर पर या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है, किसी भी कोने की किताब को किसी भी कोने में। स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इंटरनेट के द्वारा संसार के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के विषय में जाना भी जा सकता है। सभी प्रकार के टिकट घर बैठे इंटरनेट से प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने वाला इंटरनेट आज के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। उपसंहार, चलिए देखते हैं उपसंहार में क्या कहते हैं ये, है ना। उपसंहार में देखते हैं। उपसंहार, समाज के प्रत्येक वर्ग में इंटरनेट की बढ़ती स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, इंटरनेट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही, बिल्कुल संसार के पढ़े लिखे हो या अनपढ़ सभी स्वीकार कर रहे हैं। उसकी स्वीकार्यता इस बात से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट संकेत है कि इस युक्ति ने मानव जीवन में चमत्कार सा कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर अच्छी बात में कोई ना कोई बुरी बात भी छिपी होती है, बिल्कुल हर अच्छी बात में बुरी बात भी छिपी होती है। वह बुरा पक्ष विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा उपलब्ध युक्ति का दुरुपयोग करने के से सामने आता है, करने पर सामने आता है। यानी जो जिसका बुरा पक्ष है ना, बुरी बात है, वो व्यक्ति विशेष के द्वारा उपलब्ध जो युक्ति उपलब्ध कराई जा रही है उसका दुरुपयोग अगर हम करते हैं तो इससे उसका बुरा पक्ष सामने आता है, बुरी बात सामने आती है। किसकी? इंटरनेट की। इंटरनेट का दुरुपयोग करने वालों ने इस अनूठी सुविधा का भी स्याह पक्ष सामने खड़ा कर दिया, लाकर खड़ा, यानी इसका काला पक्ष, बुरा पक्ष, जो आपराधिक पक्ष है वो भी सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसको स्याह पक्ष सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज इंटरनेट पर अश्लील वेबसाइट्स की बाढ़ सी आ गई है। सबसे खतरनाक तथ्य है कि ऐसी साइट्स अब किशोरों तक की पहुंच में आ गई है। इससे भावी पीढ़ी के नैतिक एवं शारीरिक पतन का खतरा मंडराने लगा है ना। हमें इस समस्या से मुक्ति के लिए तत्काल तत्काल प्रभावी उपाय करने होंगे ताकि बहुउपयोगी इंटरनेट का श्वेत पक्ष, सफ़ेद पक्ष, उजला पक्ष मानव कल्याण में सहायक सिद्ध हो। इसका स्याह या काला पक्ष जो है, बुरा पक्ष है, वो मानव के नैतिक पतन में जो है कमी करे, वो सामने ना आए, नैतिक पतन ना करने दे। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो था। तो आप सभी लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। मैंने निबंध कितने अच्छे से पढ़े हैं।